दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम देख चुके थे, क्या था, वर्णमाला हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक, वर्णमाला कंप्लीट हो चुका था और वर्णमाला में हम स्वर और व्यंजन, स्वर व व्यंजन दोनों देख चुके थे, इनका पूरा वर्गीकरण देख चुके थे और क्या देख चुके थे, उच्चारण स्थान। दोस्तों, उच्चारण स्थान कंप्लीट किया जा चुका था। ठीक है, उच्चारण स्थान कंप्लीट किया जा चुका था। दोस्तों, अगला हमारा क्या बचा था, हमारे पास बचा था उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का और स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, वही हमारा देखना बाकी था। ठीक है दोस्तों, वैसे तो ये काफ़ी कठिन टॉपिक माना जाता है, लेकिन आइए एक बार इसका बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिक समझने के बाद आज आपको इतना तरीका बताएंगे कि ये आपके लिए बिल्कुल एकदम पकी पकाई खीर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं होगी इसमें। पढ़ाया इस तरह से जाएगा कि भूल कर दिखाइए आप तो जाने, ये क्या है, एक चैलेंज है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, तो उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण का मतलब क्या दोस्तों, जब हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो होता क्या है, हमारे जो स्वर यंत्र हैं इसमें 5 अवयव हैं। हम 10 बार बता चुके हैं, इसमें क्या है, 5 अवयव हैं। कौन कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक, और जो छठा अवयव है वो मेन काम करता है क्या, जीवा। छठा अवयव क्या करता है, जीवा। यही उन पांचों के पास जाता है, किसके पास, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन्हीं के पास जाता है, इनको टच करता है और टच करने से क्या होता है, शब्दों की ध्वनि निकलती है या अक्षरों की ध्वनि निकलती है। ठीक, तो अब ऐसा नहीं है कि टच किया और ध्वनि निकल गई, उसके साथ कुछ ना कुछ वायु भी निकलती होगी। क्या निकलती है, कुछ ना कुछ वायु भी निकलती है। ठीक, जब आप उच्चारित करते हैं तो कुछ ना कुछ क्या बाहर निकलती है, वायु बाहर निकलती है। जिसको इस बात पे विश्वास हो, ठीक, जिसको इस बात से ऐतराज हो, क्या करे, कोई भी शब्द बोलते समय अपने मुंह के पास ऐसे हाथ रख कर चेक कर ले, क्या निकलती है, कुछ ना कुछ वायु निकलती है। तो उसके आधार पर दोस्तों इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, और अगला वर्गीकरण देख रहे होंगे, यहाँ 2 प्रकारों से वर्गीकरण दिखाया गया है। पहला एक है वर्ण के उच्चारण होने पर कंपन या घोष के आधार पर, और दूसरा क्या, उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर। तो पहला देखिए, जो वायु निकली ये तो कहाँ से निकलती है और कैसे निकलती है ये आप समझ गए। यहाँ पे क्या दिया है, एक कंपन के आधार पर। दोस्तों सेम वही प्रक्रिया है कि जब भी आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जैसे क बोलेंगे, ख बोलेंगे, तो क्या होगा, आपका जो स्वर यंत्र है उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन क्रिएट होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ उसमें कंपन होगा। ठीक, इसको भी आप आराम से एकदम महसूस कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हाथ रख के बोलिए, क्या, क, ख। ठीक, तो आप देखेंगे कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनको बोलने में कम कंपन होता है, और कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनको बोलने में क्या होता है, ज़्यादा कंपन होता है। तो उसके आधार पर दोस्तों इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, आइए इसको अब एक तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर पहला हेडिंग जो हमारे पास है, पहला जो प्रकार है उसमें लिखा है वर्ण उच्चारण में होने वाले कंपन। ठीक है, कंपन को साहित्यिक भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, कंपन। कंपन है ना, इसी को क्या कहेंगे, घोष। इसको क्या कहते हैं, घोष। ठीक, कंपन, घोष। अब यहाँ लिखा है कंठ में, ये कंपन कहाँ पे होता है दोस्तों, आपके कंठ में। ठीक, के आधार पर, के आधार पर क्या दोस्तों, वर्गीकरण। पहला प्रकार क्या है, अघोष, कंपन रहित। सघोष, घोष, सघोष, कंपन सहित यहाँ पे रहेगा दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, कंपन सहित। ठीक है, क्या है, कंपन सहित। आइए देखते हैं घोष या अघोष या कंपन रहित। तो अघोष क्यों कहते हैं, अ का मतलब अनुपस्थित, और क्या, घोष का मतलब क्या दोस्तों, घोष का मतलब कंपन। घोष का मतलब क्या, कंपन, और आ का मतलब अनुपस्थित, जब कंपन नहीं होगा या कम होगा। ठीक, नहीं होगा या कम होगा, मतलब वे स्वर या व्यंजन या वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम कंपन हो, स्वर यंत्रों में क्या हो, कंठ में कम कंपन हो, वही क्या कहलाएंगे, वही कहलाएंगे आपके अघोष। ठीक, कंपन रहित। तो देखिए अघोष की परिभाषा आपको मिल गई कि वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या हो, कम कंपन हो, वही क्या कहलाते हैं, अघोष।
बात आ गई किसकी, घोष, सघोष या कंपन सहित की। देखिए दोस्तों, घोष और सघोष दोनों क्या है, एक ही वर्ण है। यहाँ पे आप हटा दीजिए, आ को हटा दीजिए, तो घोष का मतलब क्या हुआ, कंपन। और अगर यहीं पे लिख दीजिए सघोष, सघोष लिख दिए ना, तो स का मतलब क्या होता है, सहित। स का मतलब क्या होता है, सहित, मतलब कंपन सहित। तो दोनों एक ही बातें हैं, बस दो तरह से कभी कभी लिखा मिल जाता है अलग अलग किताबों में आपको, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों, कि वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनके उच्चारण में आपके स्वरयंत्रियों में कंपन होता है या कंठ में कंपन होता है, वही क्या कहलाते हैं, सघोष या घोष, ठीक है। आइए देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा। जैसे आपको क्या बताए थे, वर्गीय व्यंजन, याद है क्या बताए थे, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन दोस्तों कितने थे, 25 थे ना। कौन से, क, ख, ग, घ और अंग, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ऐसे ही 5 सब में थे, ठीक, 5 सब में थे ना। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय क्या होगा, अघोष होगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय, च के बाद छ, ट के बाद ठ, त, थ, प, फ, ठीक है। ये ध्वनियाँ क्या होंगी, अघोष होंगी दोस्तों, ठीक। उसके बाद क्या कहा गया है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या था दोस्तों, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या हो, ऊष्मा निकलती हो, जिनके उच्चारण में क्या हो, वायु, गर्म वायु निकलती है, उसी को क्या कहते थे, ऊष्म व्यंजन कहते थे। और इसमें क्या था दोस्तों, ऊष्म व्यंजन किसको कहा गया था, स, स और ह, ठीक, यही चारों थे। तो इसमें देखिए ह लिख के क्रॉस किया हुआ है, मतलब ह ऊष्म व्यंजन, मतलब क्या होता है, ह अघोष नहीं होता। ह कहाँ जाता है, ह सघोष के पास जाता है, कहाँ जाता है, सघोष में, ठीक है दोस्तों, ह सघोष की तरफ होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऊष्म व्यंजन जो होता है इसमें ह नहीं होता। बाकी ये तीनों जो हैं, ये तीनों के कौन से होते हैं, ये तीनों अघोष होते हैं, ठीक। तो आइए सघोष या घोष की बात कर लेते हैं, किसकी बात, सघोष या घोष की बात, ठीक। अब उसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जैसे एक वर्ग में क, ख था, वो किसमें था, किसमें था, अघोष में। उसके बाद क, ख के बाद ग, घ और अंगा किसमें आएगा दोस्तों, सघोष में। और लिखा हुआ है क्या, अंतस्थ व्यंजन, लिखा हुआ है क्या, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब दोस्तों क्या होता है, अंतस्थ का मतलब क्या था, य, व, र और ल, यही हमारे क्या थे, अंतस्थ व्यंजन, जिनमें से इनको क्या कह दिया गया था, इनको अर्ध स्वर कह दिया गया था। य और व क्या है, अर्ध स्वर कह दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन, ये किस में रखे जाएंगे, ये रखे जाएंगे सघोष में। अगली बात क्या है, द्विगुण व्यंजन, ठीक, क्या है, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन, ठीक। द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन में क्या था, अड़ा और अड़ा, ये भी दोनों भी दोस्तों क्या होंगे, ये दोनों भी सघोष या घोष कहलाएंगे, ठीक। सभी स्वर भी क्या होते हैं, सघोष कहलाते हैं। और ह यहाँ से निकला हुआ था, तो ह कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये भी क्या है, सघोष, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से देखिए अल्प प्राण और महाप्राण की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण की। चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको अभी देखते रहिए, आगे आपको ट्रिक बताई जाएगी, ठीक। देखिए उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु, वायु का मतलब क्या, वायु को बोलते हैं प्राण, ठीक है। वायु को शब्दभाषी मतलब साहित्यिक भाषा में क्या बोलते हैं, या व्याकरणिक भाषा में क्या बोलते हैं, प्राण, ठीक। वायु, प्राण या श्रम, मतलब श्रम का मतलब क्या, मेहनत। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मतलब जो भी कुछ बोल रहे हैं, उसको बोलने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी, कुछ ना कुछ श्रम लगा होगा, तो वही क्या है, श्रम के आधार पर, ठीक। उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु, प्राण या श्रम के आधार पर विभाजन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अल्प प्राण। आइए डिकोड करते हैं, क्या लिखा है, अल्प प्राण। और प्राण का मतलब आपको क्या बता दिया गया है, वायु। और अल्प का मतलब क्या, कम। तो यहाँ से आप परिभाषा तुरंत निकाल सकते हैं कि वे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में आपके मुख से कम वायु बाहर निकले, वो क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। इसीलिए देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया गया है कम वायु, ठीक है, वही क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। और यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, महाप्राण, ठीक।
तो इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं कि वे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में आपके मुख से अधिक वायु बाहर निकले, क्या निकले, अधिक वायु बाहर निकले, वही क्या कहलाएगा दोस्तों, महाप्राण। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसके अंतर्गत भी क्या क्या आते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत भी देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। ठीक है, देखिए अल्प प्राण में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5। मतलब अगर क वर्ग को हम लेते हैं, किसको, क वर्ग को अगर लेते हैं तो 1, 3, 5 पहले पूरा लिख लेते हैं, क ख ग घ और अंगा। ठीक, तो देखिए किस क्या क्या आएगा, 1, 3 और 5 पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे और 5वें स्थान पे। यही क्या होंगे दोस्तों, यही अल्प प्राण होंगे। ठीक है, और क्या प्लस क्या, अंतस्थ, मतलब क्या दोस्तों, य र ल और व। ठीक है, प्लस क्या दोस्तों, सभी स्वर प्लस क्या, अड़। ठीक है, प्लस क्या, अड़। इतने दोस्तों कहाँ आएंगे, ये सभी अल्प प्राण में। उसके बाद जितने भी बचते हैं सब कहाँ आएंगे दोस्तों, सब आएंगे महाप्राण में। सब कहाँ आएंगे, महाप्राण में। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और चौथा कहाँ आएगा, महाप्राण में। और दूसरा क्या दोस्तों, ऊष्म व्यंजन प्लस अड़, ये सभी कहाँ आएंगे, महाप्राण में। ये तो दोस्तों एकदम सामान्य बात कर लिए, हम परिभाषा जान लिए अघोष सघोष की, अल्प प्राण महाप्राण की, और ये भी जान लिए कि उनके अंदर क्या आते हैं। चलिए आइए अब इसकी कुछ लॉजिक समझ लेते हैं कि याद कैसे रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कहाँ शुरू करते हैं, सबसे पहले हम अल्प प्राण महाप्राण नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, अल्प प्राण महाप्राण में आपको याद रखने का सबसे नॉर्मल तरीका ये है कि जो भी सम संख्याएं हैं वो क्या है दोस्तों, महाप्राण है। जो भी सम संख्याएं हैं वो क्या है, महाप्राण। और जो विषम संख्याएं हैं, जो विषम वाले स्थान पे आ रहे हैं दोस्तों, वो क्या है, अल्प प्राण। और जो सम वाले हैं दोस्तों वो क्या है, महाप्राण। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों वो ट्रिक है जिससे आप सिर्फ अल्प प्राण महाप्राण पे अप्लाई करेंगे। ठीक, ये देखिए एक ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक की दोस्तों बात करते हैं, जिसको लिखने में आप देखिए जिसमें यच लगा हो, जिसमें क्या लगा हो, जिसमें यच लगा हो। अब यच लगा हो का मतलब क्या, आप लिखते हैं ना क ख ग घ और अंगा लिखते हैं ना, तो क्या जिसमें यच लगा होगा वो क्या होगा, महाप्राण। आइए अप्लाई करके देखते हैं, का के, खा का के एच, गा का जी, घा का जी एच और अंगा का यन। ठीक, च का सी एच, छ ज झ और इया। ठीक है, सी डबल एच और जे एच और यन। ठीक है, ट ठ ड ढ और अड़। ठीक है दोस्तों, क्या है, टी एच डी एच और यन। ठीक है, पंचमाक्षर जो भी आते हैं उसको यन से ही मेनली इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, छ से छत्री जो है दोस्तों, नहीं, च से चरखा जो है दोस्तों, ये क्या है, यही एक अपवाद है। ठीक, च से चरखा ही एक क्या है, अपवाद है। और दूसरा क्या अपवाद है दोस्तों, दूसरा अपवाद ये है कि इसमें जो श आता है, श, ठीक, क्या आता है, नहीं, च ही इसमें क्या है दोस्तों, अपवाद है। इसको लेके आप चलिएगा। ठीक है, देखिए एक तरीका आपके पास हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, आइए अदर तरीके भी देख लेते हैं। एक तरीका ये हो गया और एक तरीका ये हो गया। अब आइए ऐसे चार तरीके पे चलते हैं जिससे एक साधे सब सधे। क्या हो, पुरानी कहावत सुने हैं ना, एक साधे सब सधे। तो हमको कोई ऐसा तरीका आजमाना है जिससे अघोष का भी काम हो जाए और सघोष का भी काम हो जाए। ठीक, चलिए आइए, इसमें भी दो तरीके हैं, जो आपको उचित लगे अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। ठीक, गोलमाल रिटर्न्स देखें आप लोग,
पढ़ते पढ़ते बीच में मूवी की भी बात करनी चाहिए। क्या देखे हैं? गोलमाल या गोलमाल रिटर्न्स। उसमें कौन कौन से हीरो रहते हैं? अजय देवगन रहता है ना, उसका नाम क्या रहता है? गोपाल। अजय देवगन साहब रहते हैं, उसको उनका क्या नाम रहता है? गोपाल। ठीक, क्या रहता है? गोपाल नाम रहता है। जिनको प्यार से सब क्या बुलाते हैं? प्यार से गोपू बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं दोस्तों? गोपू। ठीक, तो जब प्यार से गोपू बुलाते हैं तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? कि हम भी जिसको प्यार करेंगे उसको क्या बुलाएंगे? ऊ की मात्रा लगा के बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? ऊ की मात्रा लगाकर। जैसे वो उसके दोस्त उसको क्या बुला रहे हैं? गोपू। तो हमारे दोस्त कौन कौन है साहब? हमारे दोस्त हैं अघोष भैया और कौन? महाप्राण भैया। हम इन लोग को क्या बुलाएंगे दोस्तों? इनको क्या बुलाएंगे? इनको बुलाएंगे अघोषु। इनको क्या बुलाएंगे दोस्तों? अघोषु। और इनको क्या बुलाएंगे? महाप्राणु। इनको क्या बुला रहे थे? अघोषु। और इनको क्या बुलाएंगे? महाप्राणु। ठीक है। अब देखिए, अघोषु और महाप्राणु का मतलब सिर्फ इतना है कि हम ऊ की मात्रा यहाँ पे क्यों लगाएं और आपको इतनी कहानी क्यों सुनाएं कि आपको समझ लेना है ऊ की मात्रा जिसके साथ लगी है उसका मतलब क्या? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन उसके साथ है। कौन है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक, जहाँ पे ऊ की मात्रा लगा दी वहाँ पे क्या है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अगली बात देखिए कर लेते हैं कि कुछ अवयव थे। क्या थे? कुछ अवयव। एक सिलेक्शन कहाँ से कर रहे थे? वर्गीय व्यंजनों से। और दूसरा क्या? अन्य अवयव। अन्य अवयव कौन से? ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ, द्विगुण, सभी स्वर, ये सब थे। ठीक, तो दो टीमें हैं, एक सिलेक्शन इसमें से करना है और एक सिलेक्शन बाकी इन सब में से। तो आप देखिए एक चीज़ गौर से एकदम रिलेट करिए कि जहाँ पे देखिए ऊष्म व्यंजन आया है, अघोष, सघोष और अल्पप्राण महाप्राण में भी जिस तरफ ऊष्म व्यंजन आया है उस तरफ कोई और नहीं आया। कोई और का मतलब अंतस्थ भी नहीं आया, द्विगुण भी नहीं आया, सभी स्वर भी नहीं आया। ठीक है, देख लीजिए इसमें ना, इसमें भी देखिए ऊष्म व्यंजन कहाँ आया हुआ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे और कोई नहीं आए, अंतस्थ नहीं आया, सभी स्वर नहीं आए। ठीक, इनमें से कोई भी नहीं आया। मतलब आप ये समझ लीजिए, कि ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये आपकी वाइफ है। क्या है दोस्तों? ये वाइफ है और ये पुरानी वाली क्या है? गर्लफ्रेंड है। ये सभी क्या है? पुरानी वाली गर्लफ्रेंड है। ठीक, ये वाइफ और ये सभी क्या है? पुरानी वाली गर्लफ्रेंड है। जब वाइफ आ जाती है, हंसिए मत, एकदम लॉजिक की बात बता रहे हैं, क्या हो जाता है? जब वाइफ आ जाती है, यहाँ भी कौन आ गया? वाइफ। ठीक, जहाँ भी क्या आ जाएगा? जब वाइफ आ जाती है तो क्या होता है? पुरानी वाली गर्लफ्रेंड को बाय बाय करना पड़ता है। ठीक, और कर देना चाहिए। यही क्या है? सही है, आपको बाय बाय कर देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर वाइफ है तो यहाँ पे क्या होगा? गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? ये सभी नहीं आएंगे। कौन कौन नहीं आएगा? अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर और द्विगुण व्यंजन। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए एक टीम का चुनाव हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं? एकदम शर्तियाँ आप क्या लिख सकते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक, अघोष के सामने क्या लिख सकते हैं? ऊष्म व्यंजन। और इसमें सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण ही आएंगे। सभी वर्गों के कौन से आएंगे? पहले और दूसरे वर्ण। ठीक, कैसे आएंगे वो आपको बता रहे हैं। देखिए एक कंपैरिजन इसमें करा लिया ना कि अघोष और अल्प महाप्राण में। अघोष और महाप्राण में क्या हो गया दोस्तों? ऊष्म व्यंजन जहाँ आएगा वहाँ वो नहीं आएगा। ठीक, तो अघोषु को ऊ बुला रहे थे तो यहाँ पे ऊष्म व्यंजन, महाप्राणु को ऊ बुला रहे थे तो यहाँ पे ऊष्म व्यंजन। ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें पहला दूसरा रहेगा और इसमें दूसरा चौथा रहेगा? तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए अब अघोष सघोष की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अघोष की। महाप्राणु स्कूल 2 और 4 दोस्तों, 2 और 4 के बराबर क्या? 2 और 4 प्लस ऊष्म किसका था? महाप्राण का। ठीक, अब देखिए दो चीज़ों में कंपैरिजन कराइए। ठीक, किसमें किसमें? दो चीज़ों में कंपैरिजन कराइए। अघोष के भी आप क्या कर रहे थे? देखिए क्या था? अघोष था। ठीक, तो इसको आप क्या बुला रहे थे? अघोषु। मतलब अघोषु में भी क्लियर है क्या कि ऊष्म व्यंजन होगा।
मतलब एक टीम क्लियर है कि यहाँ पे कौन रहेगा, वाइफ जी रहेंगी, ठीक है, वाइफ जी रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि दो चीज़ पे विचार करिए कि अघोष और अल्प प्राण, क्या है, अघोष और अल्प प्राण, ये दोनों किससे शुरू हो रहे हैं, किससे इन अक्षरों को लिखा जा रहा है। जैसे इंग्लिश में आप क्या पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं नॉर्मली, a बराबर 1 मानते हैं ना, a बराबर क्या मानते हैं, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1। तो हम आपको यहाँ पे क्या मानने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे हम आपको कह रहे हैं a इक्वल टू 1 मानना है। क्या मानना है, a इक्वल टू 1। तो अब आपको एक चीज़ आँख बंद करके क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे भी देखिए आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक, यहाँ पे भी आ रहा है और वहाँ पे भी आ रहा है, मतलब अघोष में भी आ और अल्प प्राण में भी आ, ठीक। तो क्या है, दोनों एक से शुरू होंगे, किससे, एक से शुरू होंगे, ठीक। यहाँ पे एक एक पहले आपके दिमाग में छाप बन जानी चाहिए कि दोनों एक से शुरू होंगे। अब देखिए क्या है, अघोष और अल्प प्राण, कन्फ्यूजन ये है कि एक में 1 2 होता है और एक में क्या होता है दोस्तों, 1 3 और 5 होता है। यही कन्फ्यूजन है कि किसमें 1 2 होता है, किसमें 1 3 5 होता है, किसमें 1 2 होता है और किसमें 1 3 5 होता है। तो आइए क्लियर करते हैं। देखिए एक में क्या है, 1 और 2 लिखने में कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, और इसमें क्या है 1 3 5 लिखने में कितनी संख्या है दोस्तों, 3 संख्याएं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अघोष, अघोष लिखने में क्या है, 3 वर्ण है, और अल्प प्राण मतलब 4 वर्ण या 4.5 है, ठीक, कितना है, 4.5 है, लेकिन हम क्या मान लेते हैं, 4 वर्ण। तो मतलब क्या है, क्या कहेंगे कि जो जिसमें कम वर्ण है उसमें कम संख्याएं भी होंगी और जिसमें अधिक वर्ण है उसमें अधिक संख्याएं भी होंगी। तो आइए रख के देखते हैं, क्या करते हैं, कम वर्ण वाले में कम संख्या रख देते हैं, कम वर्ण वाले में कम संख्या, मतलब 1 और 2। और अघोष को तो आपका प्यारा है ना, अघोष तो आपका क्या है, प्यारा है, तो आप इसको क्या बुलाते हैं, इसके साथ ऊष्म व्यंजन भी रख देते हैं, ठीक। और प्यारी कौन होती है, वाइफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या है, बड़ा कई वर्णों से मिलकर बना है, ज़्यादा अक्षरों से मिलकर बना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा संख्याएं भी आएंगी, 1 3 और 5। और अल्प प्राण के भाई के साथ से आपको प्रेम है, अल्प प्राण से नहीं है, किससे है, अल्प प्राण के भाई से, ठीक, महाप्राण से। तो इसके साथ जब ऊष्म व्यंजन नहीं आएगा तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, अंतस्थ आ जाएंगे, सभी स्वर आ जाएगा और अड़ा आ जाएगा, ठीक, अंतस्थ आ जाएगा, सभी स्वर आ जाएगा और अड़ा आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, हमको लगता है, ठीक। अगर इस ट्रिक से संबंधित कोई भी समस्या हो तो बताइएगा, एक बार फिर से इसको डिस्कस किया जाएगा। और अगर किसी को अघोष की ट्रिक चाहिए, किसको किसकी ट्रिक चाहिए, अघोष की, तो अघोष का मतलब क्या, एक चीज़ इमेजिन करिए कि आप कहाँ गए, डांस क्लास गए, डांस क्लास गए और आपको एक पीटी दिया गया है, क्या पीटी है, किसकी पीटी है, वो अघोष की पीटी है, ठीक है। क्या करना है, 1 2 श स स, 1 2 श और स, ठीक, 1 2 श स, ठीक है। ये क्या है, ऐसे 3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, 1 2 श 1 2 श। ये किसकी ट्रिक है दोस्तों, अघोष की, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताइए कि आपको 2 3 ट्रिक हम बता दिए, पहला क्या बता दिए, अघोषु 1 2 ऊष्म व्यंजन हा नहीं रहेगा, ठीक। दूसरा क्या बता दिए, महाप्राणु, महाप्राणु में महा मतलब क्या, सम, 2 और 4, और उ मतलब क्या दोस्तों, उ मतलब क्या होता है, ऊष्म, उ मतलब क्या, ऊष्म। ये दोनों ट्रिक दोस्तों आपको अगर सिर्फ याद हो जाए, सिर्फ ये दोनों ट्रिक, तो क्या आप ये नहीं बता लेंगे कि देखिए अगर पूरे वर्णों में से क्या निकाल दिया जाए, महाप्राण निकाल दिया जाए, पूरे वर्णों में से अगर महाप्राण निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो क्या होगा, अल्प प्राण, ठीक है दोस्तों। पूरे वर्णों में से अगर आपको पता चल जाए कि महाप्राण कौन से हैं तो क्या होगा, अल्प प्राण ही बचेंगे ना। और क्या है, अगर आपको घोष और अघोष, घोष और अघोष में से अघोष निकाल दिया जाए तो जो बचेंगे वो क्या होंगे दोस्तों, जो बचेंगे होंगे वो सघोष या घोष होंगे। लड़कियां बेटा समझ सकती हैं, क्या चावल बीनने के लिए दिया जाता है, कंकड़ निकाल देती हैं तो क्या हो जाता है, पूरा चावल बच जाता है, ठीक है, फ्रेश फ्रेश चावल आपको मिल जाता है, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि सर जी हमने देखे कंकड़ रह जाला, ठीक है, तो इसमें एक तो कंकड़ रह जाएगा तो 1 नंबर कम हो जाएगा, तो वो वाला आप लोग मत अप्लाई करिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये जो जितने भी एक्सपेरिमेंट यहाँ किए गए
वो आपको एकदम समझ में आए होंगे। ठीक, और ये टॉपिक आपको आज के बाद परेशान नहीं करेगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में सीखने लायक कुछ भी मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।